नमस्कार फ्यूचर डॉक्टर्स। चलो एक सिचुएशन इमेजिन करो। रात के 3 बजे हैं, आपकी कैजुअल्टी में पोस्टिंग है। एक 20 साल का कॉलेज स्टूडेंट लाया जाता है। उसके दोस्त लाए हैं। कंप्लेंट क्या है? 2 दिन से बुखार और सरदर्द। छोटी सी बात लगती है, लेकिन पिछले कुछ घंटों में उसकी बातें अजीब सी हो गई हैं। वो भैंकी भैंकी बातें कर रहा है, बहुत ज्यादा सो रहा है और अब वो मुश्किल से ही आंख खोल रहा है। बस इतनी ही तेजी से मेनिंजाइटिस स्ट्राइक करता है। कुछ ही घंटों में ये एक बिल्कुल हेल्दी यंग इंसान को मौत के दरवाजे तक ले जा सकता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है मेनिंजाइटिस, ये सिर्फ तुम्हारे एग्जाम्स का एक चैप्टर नहीं है। ये एक न्यूरोलॉजिकल इमरजेंसी है, एक ऐसी कंडीशन जिसमें हर मिनट मायने रखता है। आप इमरजेंसी में हो, मेडिसिन वार्ड में हो या आईसीयू में हो, आप इस बीमारी को देखोगे ही देखोगे। और आप उन पहले कुछ मिनटों में क्या करते हो, इससे यह फैसला हो सकता है कि पेशेंट ठीक होकर अपने पैरों पर चलकर घर जाएगा या उसे जिंदगी भर के लिए बहरापन, पैरालिसिस या इससे भी बुरा कुछ हो जाएगा। तो चलिए इस खतरनाक दुश्मन को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। देखो, इस बीमारी को अच्छे से समझने के लिए हम एक सिंपल सी एनालॉजी यूज करेंगे। सोच लो कि हमारा ब्रेन एक किला है, अ फोर्ट्रेस, और मेनिंजाइटिस उस किले पर एक हमला है, एक सीज। ये फ्रेमवर्क आपको चीजें क्लिनिकली याद रखने में मदद करेगा। तो हमारा रोड मैप क्या है? पहले हम किले को समझेंगे कि आखिर ये मेनिंजेस हैं क्या और मेनिंजाइटिस होता क्या है। फिर हम दुश्मन की चाल को समझेंगे, ये इन्वेजन होता कैसे है। तीसरा, हम हमले के संकेतों को पहचानना सीखेंगे, यानी क्लिनिकल फीचर्स। चौथा, हम अपनी जासूसी और हथियारों की बात करेंगे, यानी डायग्नोसिस, द काउंटर अटैक। और आखिर में सबसे जरूरी, हम ये जंग जीतेंगे कैसे, ट्रीटमेंट, और भविष्य में किले की दीवारों को और मजबूत कैसे करना है, यानी प्रिवेंशन। ठीक है, तो चलिए अपना सफर शुरू करते हैं उस जमीन को समझने से जिसको हमें बचाना है, हमारे किले को। हमले की बात करने से पहले हमें उस स्ट्रक्चर के बारे में एक्सपर्ट होना पड़ेगा जिसको प्रोटेक्ट करना है। सो सेक्शन 1, व्हाट इज मेनिंजाइटिस? अच्छा, तो मेनिंजाइटिस है क्या? देखिए, इसका नाम ही आपको पूरी कहानी बता देता है। मेडिसिन में जब भी आप किसी शब्द के पीछे आइटिस लगा देखें, जैसे अपेंडिसाइटिस, गैस्ट्राइटिस, इसका सीधा सा मतलब होता है इन्फ्लेमेशन, यानी सूजन। तो मेनिंजाइटिस क्या हुआ? इन्फ्लेमेशन ऑफ द मेनिंजेस। सिंपल। अब ये मेनिंजेस क्या है? सोचो ये आपके ब्रेन का हेलमेट है, या और अच्छे से समझो कि आपका ब्रेन एक बहुत कीमती हीरा है और उस हीरे को बचाने के लिए रेशम के 3 कपड़ों में लपेटा गया है। यही प्रोटेक्टिव लेयर्स जो हमारे नाजुक ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को चारों तरफ से कवर करती हैं, इन्हें हम मेनिंजेस कहते हैं। अब इस डायग्राम को ध्यान से देखो। ये हैं हमारे किले की 3 दीवारें। सबसे बाहर वाली लेयर जो स्कल की हड्डी के ठीक नीचे है, वो है ड्यूरा मैटर। लैटिन में ड्यूरा का मतलब होता है टफ, और ये बिल्कुल वैसी ही है, एकदम सख्त मोटी दीवार की तरह। उसके ठीक नीचे आती है एराक्नॉइड मैटर। इसे अरैक्नॉइड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें मकड़ी के जाले जैसे स्पाइडर वेब लाइक धागे होते हैं। और आखिर में सबसे अंदर वाली लेयर जो इतनी नाजुक है कि वो ब्रेन के हर मोड़, हर कर्व से चिपकी रहती है, वो है पिया मैटर। पिया का मतलब होता है टेंडर। ये लेयर सीधे ब्रेन के टिश्यू के कांटेक्ट में होती है। अब हमारे लिए आज सबसे जरूरी जगह है अरैक्नॉइड और पिया मैटर के बीच की स्पेस। इसे कहते हैं सब अरैक्नॉइड स्पेस। इसी स्पेस में सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड या सीएसएफ बहता है, और यही सब अरैक्नॉइड स्पेस मेनिंजाइटिस में हमारा प्राइमरी बैटलफील्ड है। ठीक है, अब हमें किला समझ आ गया। अब देखते हैं कि खतरा कितना बड़ा है। ये नंबर देखिए, 2.5 मिलियन। हर साल पूरी दुनिया में लगभग इतने बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के केसेस होते हैं। ये बहुत बड़ा नंबर है, लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी बात यह है कि इसके ज्यादातर केसेस और इससे होने वाली मौत हमारे जैसे डेवलपिंग कंट्रीज में होती हैं। तो ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसके बारे में आप सिर्फ किताबों में पढ़ोगे। आप इन पेशेंट्स को खुद मैनेज करोगे, इसलिए ये लेक्चर आपके लिए बहुत बहुत जरूरी है। तो ये दुश्मन, ये हमला करने वाले आते कहां से हैं? देखो, इनकी अलग अलग फैमिलीज हैं। सबसे खतरनाक जो जान ले लेता है वो है बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। ये एक मेडिकल इमरजेंसी है। इसको मिस करने का मतलब है डिजास्टर। फिर आता है वायरल मेनिंजाइटिस। ये सबसे कॉमन है, लेकिन अच्छी बात यह है कि ये उतना गंभीर नहीं होता। ज्यादातर मरीज अपने आप ठीक हो जाते हैं। फिर है फंगल मेनिंजाइटिस, जो आमतौर पर उन लोगों में होता है जिनकी इम्यूनिटी कमजोर हो, जैसे अनकंट्रोल्ड डायबिटीज के पेशेंट, एचआईवी के मरीज या ट्रांसप्लांट के बाद इम्यूनोसप्रेसेंट्स लेने वाले। और आखिर में पैरासिटिक मेनिंजाइटिस, जो बहुत रेयर है। आज की इस मास्टर क्लास में हमारा पूरा फोकस सबसे जानलेवा दुश्मन पर होगा, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। ओके, तो हम दुश्मन को पहचान गए, लेकिन ये दुश्मन किले के अंदर घुसता कैसे है? उसकी स्ट्रैटेजी क्या है? वो दीवारों को कैसे तोड़ता है?
अब हम दुश्मन की चाल को समझेंगे, यानी इसकी पैथोफिजियोलॉजी, द इन्वेजन एंड द बैटल विद इन। यहां आपको समझ आएगा कि मेनिंजाइटिस इतना तबाही क्यों मचाता है। देखो, ये हमला एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। पहला स्टेप, नेज़ोफेरिंजियल कॉलोनाइजेशन। बहुत सारे कॉमन बैक्टीरिया जैसे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया हमारे नाक और गले के पिछले हिस्से में आराम से बैठे रहते हैं, बिना कोई नुकसान किए। ये स्लीपर एजेंट्स की तरह हैं। दूसरा स्टेप, फिर कुछ होता है, शायद इम्यूनिटी कम हो गई या कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ और ये बैक्टीरिया वहां से निकलकर खून के हाईवे में आ जाते हैं। इसे कहते हैं बैक्टीरीमिया। अब ये सफर पर निकल चुके हैं। तीसरा स्टेप और सबसे क्रूशियल, ये बैक्टीरिया खून के जरिए दिमाग तक पहुंचते हैं। वहां उनका सामना होता है आखिरी सिक्योरिटी चेकपोस्ट से, द ब्लड ब्रेन बैरियर या BBB। ये एक बहुत ही हाईटेक सिक्योरिटी गेट है, लेकिन इन बैक्टीरिया के पास इस गेट को धोखा देकर अंदर घुसने के तरीके होते हैं। और आखिरी चौथा स्टेप, एक बार BBB के पार वो अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं, सबरैक्नॉइड स्पेस में, और वहां का CSF उनके लिए जन्नत जैसा है। वो किले में दाखिल हो चुके हैं। और एक बार जब वो अंदर पहुंच जाते हैं तो एक भयानक जंग शुरू हो जाती है। CSF बैक्टीरिया के लिए एक पैराडाइज है। वहां ग्लूकोज है यानी खाना, लेकिन उन्हें रोकने के लिए इम्यून सेल्स यानी पुलिस बहुत कम है, तो वो बहुत तेजी से मल्टीप्लाई करते हैं। इस हमले के जवाब में हमारी बॉडी का डिफेंस सिस्टम अलार्म बजा देता है। वहां मौजूद इम्यून सेल्स कुछ केमिकल्स छोड़ते हैं जिन्हें साइटोकाइंस कहते हैं। ये इमरजेंसी सिग्नल्स की तरह काम करते हैं, और इन सिग्नल्स को सुनकर हमारी सेना के सिपाही यानी न्यूट्रोफिल्स खून से निकलकर ढेर सारे CSF में आ जाते हैं। और इस पूरे हमले और जंग की वजह से जो साफ पानी जैसा CSF था, अब वो एक पस से भरा हुआ पुरलेंट वॉर जोन बन जाता है। अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो इस लेक्चर का सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट है। ध्यान से सुनिए। मेनिंजाइटिस में ज्यादातर नुकसान बैक्टीरिया से नहीं, बल्कि हमारे खुद के जरूरत से ज्यादा अग्रेसिव इम्यून रिस्पॉन्स से होता है। ये फ्रेंडली फायर जैसा है। ये भयानक सूजन ब्लड ब्रेन बैरियर को और भी लीकी बना देती है। इससे खून से फ्लूइड दिमाग के टिश्यू में लीक होने लगता है। इससे होता है सेरिब्रल एडीमा यानी ब्रेन में सूजन। अब सोचो, हमारी खोपड़ी अस्कल एक बंद डिब्बा है, उसके अंदर एक्स्ट्रा जगह बिल्कुल नहीं है। तो जब ब्रेन सूजता है तो वो फैल नहीं सकता। इससे खोपड़ी के अंदर प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसे कहते हैं इंक्रीज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर या ICP। और जब यह प्रेशर बहुत बढ़ जाता है तो वो दिमाग को खून पहुंचाने वाली नाजुक नसों को दबाने लगता है। इससे होता है डिक्रीज सेरिब्रल परफ्यूजन, मतलब ब्रेन का दम घुटने लगता है। और यही रास्ता है ब्रेन डैमेज, कोमा और डेथ का। तो किले के अंदर जंग चल रही है, प्रेशर बढ़ रहा है, ब्रेन पर हमला हो रहा है, तो हम एज डॉक्टर्स बाहर से कैसे पहचानेंगे कि अंदर ये सब हो रहा है? ये हमें लेके आता है सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर, द क्लिनिकल फीचर्स। मेडिसिन में बहुत से क्लासिक साइंस होते हैं, लेकिन कुछ ही इतने जरूरी होते हैं जितना कि ये। मेनिंजाइटिस के लिए आपका सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट क्लू है द क्लासिक ट्रायड। इसको अपने दिमाग में बिल्कुल प्रिंट कर लीजिए। तो ये ट्रायड है क्या? बुखार, गर्दन में अकड़न और ऑल्टर्ड मेंटल स्टेटस। चलो इनके पीछे का क्यों समझते हैं। बुखार इन्फेक्शन का साइन है। गर्दन में अकड़न या न्यूट्रल रिजिडिटी इसका हॉलमार्क साइन है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मेनिंजीज सिर्फ ब्रेन को नहीं, पूरे स्पाइनल कॉर्ड को कवर करती हैं। जब उनमें सूजन होती है तो उनको स्ट्रेच करने से बहुत दर्द होता है। जब आप पेशेंट की गर्दन आगे झुकाते हो तो ये सूजी हुई झिल्लियां खिंचती हैं और उससे गर्दन की मसल्स में अचानक से सख्ती आ जाती है। और तीसरा, ऑल्टर्ड मेंटल स्टेटस, मतलब हल्की कंफ्यूजन से लेकर गहरे कोमा तक कुछ भी हो सकता है। ये इस बात का सीधा संकेत है कि अब दिमाग पर भी असर हो रहा है, सूजन की वजह से, बढ़े हुए प्रेशर की वजह से। याद है वो स्टूडेंट शुरू में, उसे तेज बुखार था, वो कंफ्यूज था और उसकी गर्दन अकड़ी हुई थी। यही है क्लासिक ट्रायड, मेनिंजाइटिस का क्लियर कट सिग्नल। अब इस गर्दन की अकड़न को हम क्लिनिकली कैसे चेक करते हैं? इसके लिए दो क्लासिक साइंस हैं। पहला है कर्निक्स साइन। इस इलस्ट्रेशन को देखो, पेशेंट सीधा लेटा हुआ है, आप उसके हिप और घुटने को 90 डिग्री पर मोड़ते हो, फिर आप धीरे से उसके घुटने को सीधा करने की कोशिश करते हो। एक नॉर्मल इंसान में यह आराम से हो जाता है, लेकिन मेनिंजाइटिस के पेशेंट में ऐसा करने से उसकी लंबो सैक्रल प्लेक्सिस की नर्व रूट्स, जो उन्हीं सूजी हुई मेनिंजेस से गुजरती हैं, खिंचती हैं। इससे उसे बहुत तेज दर्द होता है और उसकी हैमस्ट्रिंग मसल्स में इतनी अकड़न आती है कि आप पैर सीधा कर ही नहीं पाते। यह है पॉजिटिव कर्निक्स साइन। दूसरा साइन है ब्रजिन्स्कीज नेक साइन। पेशेंट सीधा लेटा हुआ है, आप एक हाथ उसके सर के पीछे रखते हो और धीरे से उसकी गर्दन को आगे झुकाते हो, उसकी चिन को चेस्ट से लगाने की कोशिश करते हो। मेनिंजाइटिस के पेशेंट में इससे उसकी गर्दन की सूजी हुई मेनिंजेस इतनी ज्यादा खींचती हैं कि दर्द के मारे वो अपने आप इनवॉलंटरली अपने घुटने और हिप्स को मोड़ लेगा। ये एक प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है, बॉडी उस खिंचाव को कम करने की कोशिश कर रही है।
गर्दन मोड़ने पर पैरों का अपने आप मुड़ जाना, यह है पॉजिटिव ब्रेजिंस्कीज साइन। ये दोनों साइंस आपके लिए अलार्म बेल्स है। ठीक है, तो हमने हमले के निशान पहचान लिए, हमें ट्रायड और मेनिंजियल साइन से पूरा शक है। अब वक्त है काउंटर अटैक का। हमें किले के अंदर जाना है, बैटलफील्ड से एक सैंपल लेना है और दुश्मनी की असल पहचान करनी है। यह है सेक्शन 4, कंफर्मिंग द डायग्नोसिस। मेनिंजाइटिस के शक में सबसे जरूरी द कॉर्नरस्टोन इन्वेस्टिगेशन है लंबा पंक्चर या एलपी। इससे हमें सबूत मिलता है। इसमें हम कमर के निचले हिस्से में लंबा रीजन में एक पतली सी सुई डालकर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का सैंपल निकालते हैं, बैटलफील्ड से सैंपल। बहुत से स्टूडेंट्स और पेशेंट्स इस प्रोसीजर से डरते हैं, लेकिन जब इसे सही तरीके से किया जाए तो ये बिल्कुल सेफ है। हम इसे L3, L4 या L4, L5 लेवल पर करते हैं, जहां पर स्पाइनल कॉर्ड खत्म हो चुकी होती है। वहां सिर्फ नर्व रूट्स तैर रही होती हैं। यह प्रोसीजर हमें जान बचाने वाली इंफॉर्मेशन देता है। इसके बिना हम सिर्फ अंधेरे में तीर चला रहे हैं। जब आपके पास CSF आ जाता है, आप उसे लैब भेजते हो। ये टेबल शायद इस पूरे लेक्चर की सबसे हाई यील्ड स्लाइड है। इसका फोटो ले लो दिमाग में। इसी से हम पता लगाते हैं कि दुश्मन कौन है। बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में CSF धुंधला या पस जैसा दिखेगा, क्योंकि वो न्यूट्रोफिल से भरा हुआ है। प्रोटीन बहुत ज़्यादा होगा लीकी BBB की वजह से, और सबसे इंपॉर्टेंट ग्लूकोज यानी शुगर बहुत कम होगी। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया दावत उड़ा रहे हैं, वो सारी शुगर खा गए। इसके उलट वायरल मेनिंजाइटिस में CSF साफ होता है, सेल्स थोड़े बड़े होते हैं पर वो लिम्फोसाइट्स होते हैं। प्रोटीन नॉर्मल या हल्का सा हाई होता है और ग्लूकोज बिल्कुल नॉर्मल। ये टेबल आपके डायग्नोसिस की चाबी है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेड फ्लैग, क्या हम हर पेशेंट में LP कर सकते हैं? जवाब है नहीं। अगर आपको शक है कि इंट्राक्रेनियल प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है तो LP करना जानलेवा हो सकता है। इसके साइंस क्या है? फंडोस्कोपी पर पापिलेडीमा या कोई फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट जैसे एक तरफ की कमजोरी, या अगर पेशेंट गहरे कोमा में है। इन केसेस में LP से पहले आपको CT स्कैन करना ही करना है। क्यों? सोचो, ब्रेन एक टूथपेस्ट ट्यूब की तरह है जिसका ढक्कन बंद है। अगर आप नीचे से छेद करोगे तो सारा पेस्ट प्रेशर से नीचे की तरफ निकलेगा। यही होता है, LP करने से ब्रेन का निचला हिस्सा, ब्रेन स्टेम, खोपड़ी के नीचे वाले सुराख से बाहर निकलने लगता है। इसे ब्रेन हर्निएशन कहते हैं और ये फेटल है। CT स्कैन हमें बता देगा कि कहीं बहुत ज्यादा सूजन तो नहीं है। ओके, तो हमने डायग्नोसिस कंफर्म कर लिया, दुश्मन बैक्टीरिया है। अब घड़ी की सुई और भी तेजी से चल रही है। अब सोचने का वक्त नहीं है, अब वक्त है अपने सबसे ताकतवर हथियार इस्तेमाल करने का। अब हम आते हैं सबसे क्रिटिकल सेक्शन पर, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन। अगर आप इस पूरे लेक्चर से सिर्फ एक चीज याद रखना चाहते हो तो वो ये है, टाइम इज ब्रेन। बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के शक में एंटीबायोटिक शुरू करने में हर 1 घंटे की देरी मौत और डिसेबिलिटी का खतरा बढ़ाती है। इसलिए आप CT रिपोर्ट का वेट नहीं करोगे, आप LP रिपोर्ट का वेट नहीं करोगे। जिस पल आपको स्ट्रॉन्ग क्लिनिकल सस्पेशन हो, आप ब्लड कल्चर्स लेकर तुरंत एम्पेरिक एंटीबायोटिक शुरू कर दोगे। एम्पेरिक का मतलब है कि हम एक अंदाजे से ऐसी एंटीबायोटिक्स का कॉम्बिनेशन देते हैं जो सबसे कॉमन बैक्टीरिया को कवर कर ले। स्टैंडर्ड कॉम्बिनेशन है सेफ्ट्रिएक्सोन प्लस वैंकोमाइसिन। बहुत छोटे बच्चों में और 50 साल से ऊपर के बुजुर्गों में हम एम्पिसिलिन भी ऐड करते हैं, और एक और जरूरी दवा डेक्सामेथासोन। ये एक स्टीरॉयड है। हम इससे पहले एंटीबायोटिक डोज के ठीक पहले या उसके साथ देते हैं। क्यों? ताकि वो जो फ्रेंडली फायर वाला भयानक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है उसे शांत किया जा सके। इससे ब्रेन की सूजन कम होती है। जो पेशेंट बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, जो कोमा में हैं या जिन्हें दौरे पड़ रहे हैं, उनके लिए सिर्फ एंटीबायोटिक्स काफ़ी नहीं है। उन्हें ICU में इंटेंसिव केयर की ज़रूरत है। क्यों? हमें उनका एयरवे प्रोटेक्ट करना है, तो हम उन्हें इंट्यूबेट करते हैं, वेंटिलेटर पर रखते हैं। वेंटिलेटर से हम उनके ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड को कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे इंट्राक्रेनियल प्रेशर कम करने में मदद मिलती है। बहुत सीवियर केसेस में ब्रेन के अंदर एक प्रोब डालकर ICP को सीधे मॉनिटर भी किया जाता है। ये सब एडवांस क्रिटिकल केयर हैं, जिसका मकसद पेशेंट को सपोर्ट करना है जब तक एंटीबायोटिक्स अपना काम कर रहे हैं। और आखिर में, जंग जीतने के बाद हम किले की दीवारों को हमेशा के लिए मजबूत कैसे करें? सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी है कि हमला होने ही ना दो, और इसमें हमारा सबसे बड़ा हथियार है वैक्सीनेशन। 3 सबसे बड़े बैक्टीरियल किलर्स, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजाe टाइप B यानी HIB, न्यूमोकोकस और मेनिंजोकोकस के खिलाफ वैक्सीन्स मॉडर्न मेडिसिन की एक बहुत बड़ी कामयाबी हैं।
जब से हिब वैक्सीन बच्चों के रूटीन इम्यूनाइजेशन में शामिल हुई है, हिब मेनिंजाइटिस लगभग खत्म हो गया है। तो ये पब्लिक हेल्थ का सबसे बेहतरीन उदाहरण है, हमला होने से पहले ही किले की दीवारों को मजबूत कर देना। तो इस लेक्चर को खत्म करने से पहले मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ना चाहता हूं। एक पेशेंट आपके पास आता है, उसे बुखार है, तेज सरदर्द है, लेकिन उसकी गर्दन में हल्की सी ही अकड़न है, पूरा क्लासिक ट्राइड नहीं है। तो आप क्या करोगे? क्या आप वेट करोगे या उसे पेन किलर देकर घर भेज दोगे? जवाब है बिल्कुल नहीं। आपको यह समझना होगा कि क्लासिक ट्राइड 50% से भी कम अडल्ट पेशेंट्स में मौजूद होता है। इसका ना होना बीमारी को रूल आउट नहीं करता। आपका टेक अवे ये है, हमेशा एक हाई इंडेक्स ऑफ सस्पेशन रखो। अगर आपके दिमाग में मेनिंजाइटिस का हल्का सा भी शक है तो आपको अग्रेसिवली इन्वेस्टिगेट करना है और तुरंत ट्रीटमेंट शुरू करना है, क्योंकि